यूक्रेन में पिछले करीब 3 महीनों से पुतिन और जेलेंस्की की सेना आमने सामने और कब्जे को लेकर वहां के अलग अलग शहरों में भीषण जंग चल रही है, जिसमें कभी रूसी सेना यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा करती है तो कभी जेलेंस्की की सेना पुतिन के सैनिकों पर हमले का दम भरती है। इन सब के बीच रूस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके घातक टैंक यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करते दिखाई दिए। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि यह हमला किस जगह किया गया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के कई टैंक ताबड़तोड़ बम बरसाते दिखाई दिए। दावा है कि रूसी सैनिकों ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जिसमें यूक्रेन की सेना के कई हथियार तबाह हो गए। इस वीडियो में उन टैंकों के अंदर रूसी सैनिकों के एक्शन को भी दिखाया गया, जो एक के बाद एक कई बम टैंक में लोड करते नजर आए, जिसके बाद उनसे ऐसा हमला किया गया कि वो पूरा इलाका उनकी आवाज से थर्रा उठा। इसके साथ ही रूस का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी इस वीडियो में दिखाई दिया, जिस पर रूसी हमले का प्रतीक बन चुका Z निशान बना था। वहीं रूस ने दावा किया कि मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे जेलेंस्की की सेना के करीब 1000 सैनिकों ने उसकी सेना के सामने सरेंडर कर दिया। बाद में यूक्रेन की तरफ से भी इसकी पुष्टि कर दी गई। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी सेना ने इस शहर को अपनी मुट्ठी में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी और इसके लिए पुतिन ने अपने सबसे वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को भी जंग के मैदान में उतार दिया था। उस वक्त ये दावा किया गया कि मारियोपोल पर कब्जे के लिए पुतिन ने चेचन लड़ाकों को शहर में तबाही मचाने की खुली छूट दे दी थी। पुतिन का आदेश मिलते ही चेचन लड़ाकों ने रूसी फौज के साथ मिलकर शहर पर जमकर कहर बरपाया। कई दिनों तक चली जंग की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। बाद में रूस ने यह दावा किया कि उसकी सेना ने पूरे मारियोपोल पर कब्जा जमा लिया, लेकिन शहर में मौजूद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट रूस की पकड़ से दूर था, क्योंकि यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के सैनिकों ने स्टील प्लांट को अपना बेस बना लिया था। दावा किया गया कि स्टील प्लांट में यूक्रेन के करीब 2000 सैनिकों ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था, जो न सिर्फ स्टील प्लांट में रूसी फौज को घुसने से रोक रहे थे, बल्कि हर मोर्चे पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे थे। मतलब यह कि पूरे शहर पर कब्जा जमाने के बाद भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट रूसी सेना के कंट्रोल से बाहर था, जिससे पुतिन की सेना बौखला गई थी। यही नहीं, अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जा करना रूस के लिए नाक का सवाल बन गया था। यही वजह रही कि रूसी फौज ने स्टील प्लांट को चारों तरफ से घेर कर हमला बोल दिया। कई दिनों तक प्लांट पर कब्जे की जंग लड़ी गई। यूक्रेन के सैनिकों को वहां से निकालने के लिए रूसी सेना ने आसमान से जमकर बम बरसाए, रॉकेट और मिसाइलों की बरसात की गई। यही नहीं, रूस ने अपने सबसे ताकतवर टैंकों से प्लांट की इमारतों पर ताबड़तोड़ गोले बरसाए। लेकिन कई दिनों तक चली जंग के बाद भी पुतिन की सेना स्टील प्लांट पर कब्जा जमाने में नाकाम रही। हालांकि बाद में रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि इन हमलों में यूक्रेन की सेना के ज्यादातर सैनिक मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं वो बुरी तरह घायल हैं, जिन्हें अगर वक्त रहते वहां से नहीं निकाला गया तो उनकी जान भी जा सकती है। इसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से घायल सैनिकों को निकालने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हुई और अब रूस ने दावा किया कि घायल जवानों को स्टील प्लांट से निकालने के लिए जेलेंस्की के 1000 सैनिकों ने उसकी सेना के आगे हथियार डाल दिए। यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर का एक वीडियो भी रूस ने जारी किया। वीडियो में बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिक एक कतार में अपने घायल साथियों को स्ट्रेचर पर लेकर स्टील प्लांट से बाहर निकलते दिखे। दावा किया गया कि ये यूक्रेन की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के सैनिक हैं, जिन्होंने कई दिनों तक रूस के सैनिकों की नाक में दम कर रखा था। इस दौरान वहां रूस की फौज के कई जवान तैनात दिखे, जिन्होंने स्टील प्लांट से बाहर आए जेलेंस्की के हर सैनिक की तलाशी ली। इसके बाद यूक्रेन के सारे सैनिक अपने साथियों को लेकर वहां खड़ी गाड़ियों में चले गए। वीडियो के एक हिस्से में रूस का एक सैनिक बस के अंदर यूक्रेन के एक जवान के जख्मों पर पट्टी बांधता दिखा। बाद में सभी घायल सैनिकों को अस्पताल भेज दिया गया। मतलब ये कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर के बाद पूरा मारियोपोल अब रूस के कंट्रोल में है। यूक्रेन ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि मारियोपोल से उसकी सेना पीछे हट चुकी है, जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक बड़ी जीत है और जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद से ही रूसी सेना मारियोपोल पर कब्जा जमाने में जुट गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मारियोपोल अज़ोव सागर के किनारे बसा है, जो उस इलाके का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहां से यूक्रेन का स्टील, कोयला और मक्का पश्चिमी एशिया और दूसरे देशों में भेजा जाता है। इसके अलावा मारियोपोल पर कब्जे के बाद काला सागर से लगने वाला यूक्रेन का करीब 80% किनारा रूस के हाथ में चला गया। मतलब समंदर के रास्ते कारोबार करने का विकल्प भी रूस ने यूक्रेन से छीन लिया। मारियोपोल पर कब्जा यूक्रेन के सिर्फ एक शहर पर कब्जा नहीं है, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की कबर तोड़ने की ओर रूस का एक बड़ा कदम है।
ये तक दावा किया जा रहा है कि मारियोपोल पर रूस का कंट्रोल होने के बाद यूक्रेन की बची कुची अर्थव्यवस्था भी ढह जाएगी। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि मारियोपोल में सरेंडर करने वाले ज़ेलेंस्की के सैनिकों को पुतिन के खौफनाक कैंप या यूं कहें कि टॉर्चर कैंप में भेज दिया गया। पिछले कई दिन से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए वहां खूनी जंग चल रही थी। लेकिन एक रोज पहले अपने घायल साथियों की जान बचाने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के आगे हार मान ली। स्टील प्लांट में मौजूद यूक्रेन की सेना के करीब 1000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया और अब ब्रिटेन के अखबार डेली मेल का दावा है कि सरेंडर करने वाले उन सैनिकों को पुतिन ने अपने खौफनाक कैंप में भेज दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मारियोपोल की एक सड़क से कड़ी सुरक्षा के बीच बसों का एक काफिला गुजरता दिखा। उन बसों के आगे और पीछे रूसी सेना के टैंक चलते नजर आए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन बसों के जरिए यूक्रेन के सैनिकों को रूस के कब्जे वाले शहर ओलेनविका ले जाया गया। वहां बने रूसी कैंपों में गंभीर अपराध करने वाले कैदियों को रखा जाता है। अखबार का दावा है कि वहां पर 30 से ज्यादा सैनिक और पुलिस वाले भी बंद हैं जो मारियोपोल में लोगों की मदद कर रहे थे। इस बीच मारियोपोल के मेयर ने यह दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जर्मनी के तानाशाह हिटलर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और खूंखार है, क्योंकि उन्होंने अज़ोव सागर के किनारे मौजूद इस शहर पर कब्जा जमाने के लिए 20,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मारियोपोल शहर में मारे गए लोगों की संख्या से दोगुनी है। यही वजह है कि शहर के मेयर वादिम बॉयचेंको ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन जर्मनी के तानाशाह हिटलर से कहीं ज्यादा खतरनाक और खूंखार हैं। उनका दावा है कि दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने 2 साल के अंदर मारियोपोल में करीब 10,000 लोगों का कत्ल करवा दिया था, लेकिन रूसी सेना के हमले के बाद इस शहर में पिछले करीब 3 महीने के अंदर ही 20,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मतलब ये कि हिटलर ने जितने लोगों को मारा था उससे दोगुने लोगों को पुतिन मार चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने पश्चिमी देशों से पुतिन को रोकने की अपील की, क्योंकि उनका दावा है कि यूक्रेन में पुतिन का सैन्य अभियान अभी थमने वाला नहीं है, जिसकी वजह से वहां और खून खराबा होगा। वहीं चेचन कमांडर रमजान कादिरोव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बचाव में उतर आए। उन्होंने दावा किया रूस और चेचनिया के लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ नहीं बल्कि नेटो के साथ जंग लड़ रहे हैं, जिसके 30 सदस्य यूक्रेन को रूस से जंग लड़ने के लिए घातक और खतरनाक हथियार दे रहे हैं, जिनके दम पर करीब 3 महीनों से ज़ेलेंस्की की सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज के सामने खड़ी है। 24 फरवरी को हमले के बाद रूस को यह उम्मीद थी कि यूक्रेन की सेना कुछ दिनों में ही उसके सामने हथियार डाल देगी, लेकिन जंग में यूक्रेन ने रूस को हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर दी, जिसके बाद पुतिन को मारियोपोल पर कब्जा जमाने के लिए कादिरोव के लड़ाकों तक को उतारना पड़ा। लेकिन मारियोपोल को जीतने में रूसी सेना को नाकों चने चबाने पड़ गए। यही वजह है कि अब कादिरोव पुतिन के बचाव में उतर आए। उन्होंने दावा किया कि रूसी सेना यूक्रेन से नहीं बल्कि सैन्य संगठन नेटो से जंग लड़ रही है। Западом вооружают их наемники там, и поэтому нашему कादिरोव ने यह भी दावा किया कि रूस को हराने के लिए पश्चिमी देशों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इसके बावजूद जंग में पुतिन की सेना को हराया नहीं जा सकता। इसी बीच रूस को अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए नेटो देशों ने एक और सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। यह अभ्यास इसलिए खास बताया जा रहा है क्योंकि इसमें रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया के सैनिक भी शामिल हुए और उन्होंने नेटो देशों के जवानों के साथ मिलकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। एस्टोनिया में हो रहे सैन्य अभ्यास की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें कुछ फौजी मिसाइल दागते दिखाई दिए। सैनिकों ने सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट को तय किया और फिर उस पर मिसाइल दाग दी। यही नहीं, जवानों ने कई आधुनिक राइफलों को भी चलाने की ट्रेनिंग ली। एस्टोनिया के रक्षा मंत्री ने बताया कि उसके 15,000 सैनिक 3 जून तक चलने वाले इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। खबर है कि इस सैन्य अभ्यास का मकसद बाल्टिक देशों की सुरक्षा को बढ़ाना है। यही नहीं, इसे यूरोप के देशों की सुरक्षा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी फौज की स्पेशल यूनिट को भी जंग के मैदान में उतारने का फैसला किया। बताया गया कि जैसे ही स्पेशल यूनिट के जवानों को पता चला कि वो रूसी सैनिकों के साथ जंग लड़ने वाले हैं, उन्होंने भी तैयारी तेज कर दी। और जो तस्वीरें सामने आई, उनमें हथियारों से लैस जवान युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग करते दिखाई दिए। सैनिकों ने हमले के लिए अलग अलग टारगेट को तय कर उस पर जमकर गोलीबारी की। यही नहीं, जवानों ने जंगल के बीच भी जमकर पसीना बहाया। सैनिकों ने जंगल में अलग अलग टुकड़ियां बनाकर दुश्मन से निपटने का तरीका सीखा। बताया गया कि जंग में उतरने की तैयारी करने वाली ये स्पेशल यूनिट ज़ेलेंस्की के खुफिया विभाग से जुड़ी हुई है। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहर अपनों पर टूटता दिख रहा है। खबर है कि अपनों की इस लिस्ट में उनके गुरु अनातोली सबचाक की बेटी सेनिया का नाम भी शामिल है।
और ब्रिटेन के अखबार मेट्रो में छपी रिपोर्ट के मुताबिक क्सेनिया सबचाक को जल्द ही विदेशी जासूस घोषित किया जा सकता है, जो विपक्ष की बड़ी नेता होने के साथ ही एक टीवी एंकर भी हैं और 2018 में रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन को चुनौती दे चुकी हैं। खबर है कि रूस की एजेंसियां उनके और उनकी मीडिया कंपनी के खिलाफ विदेशी फंडिंग के आरोपों की जांच में जुटी हैं, जिनके सही साबित होने पर यह मान लिया जाएगा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान उन्होंने दुश्मनों के साथ मिलकर उनके जासूस के तौर पर काम किया। जबकि पुतिन को राजनीति में लाने में क्सेनिया के पिता अनातोली सबचाक का अहम योगदान माना जाता है, जो कॉलेज में पुतिन के प्रोफेसर रहने के साथ ही राजनीति में उनके मेंटोर भी रहे थे। और वो 1990 में सेंट पीटर्सबर्ग के पहले लोकतांत्रिक तौर पर चुने गए मेयर बने थे। दावा है कि उन्होंने ही पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर बनाकर पहली बार उनकी राजनीति में एंट्री करवाई थी, जबकि उससे पहले पुतिन की पहचान रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट के तौर पर थी। वहीं खबर है फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में एंट्री को तुर्की एक मौके के तौर पर देख रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस मौके को भुनाने के लिए उसने अमेरिका के सामने बड़ी शर्त रख दी, जिसका इशारा अमेरिका के दौरे पर पहुंचे तुर्की के विदेश मंत्री के उस बयान ने दिया, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो अमेरिका के साथ अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है। ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz. जिस समस्या का जिक्र तुर्की के विदेश मंत्री ने किया वो है अमेरिका के साथ F-35 लड़ाकू विमानों का सौदा। असल में तुर्की ने अमेरिका के विरोध के बावजूद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की थी, जिसकी वजह से अमेरिका ने उसे अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 बेचने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही उसने तुर्की पर कई सैन्य प्रतिबंध भी लगा दिए थे। और अब खबर है कि फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में सदस्यता के बहाने तुर्की अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानता है कि उसकी मंजूरी के बिना फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल नहीं कराया जा सकता, जिसके लिए तुर्की का हथियार बनेगा नेटो का वो नियम जिसके तहत किसी भी नए सदस्य को जोड़ने के लिए मौजूदा सभी सदस्य देशों की सहमति जरूरी है। और फिलहाल 30 देश नेटो के सदस्य हैं, जबकि तुर्की 1952 से ही इसका हिस्सा है। ऐसे में अमेरिका को भी पता है कि स्वीडन और फिनलैंड को रोकने के लिए तुर्की वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा अब तुर्की अपनी सहमति के लिए अमेरिका से इसकी कीमत वसूलने की फिराक में है। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर रूस के T-80 टैंकों को तबाह करने का दावा किया। यह हमला यूक्रेन के खार्किव इलाके में किया गया, जहां यूक्रेन के कुछ सैनिक झाड़ियों में छिपकर रूस के टैंकों के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रूस के T-80 टैंक उनके करीब पहुंचे, जेलेंस्की के जवानों ने उन पर हमला शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में रूस के टैंकों ने भी पलटवार किया, लेकिन यूक्रेन की ओर से अचानक हुई ताबड़तोड़ गोलाबारी के सामने वो टिक नहीं पाए। लिहाजा रूस के सैनिकों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इसी का फायदा उठाते हुए यूक्रेन के जवानों ने ताबड़तोड़ गोलाबारी कर उन टैंकों को तबाह कर दिया। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी करके खार्किव के एक जंगल में बने रूस के ठिकाने के बर्बादी वाले हालात दिखाए। यूक्रेन के मुताबिक उसके सैनिकों के हमले में रूस का वो ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। 2 दिन पहले ही यूक्रेन ने दावा किया था कि उसके सैनिकों ने खार्किव से रूस की सेना को खदेड़ दिया, जिसके बाद यूक्रेन की सेना की तरफ से ये वीडियो जारी करके ये दिखाने की कोशिश की गई कि उसके हमले ने रूसी सेना के ठिकाने का कितना बुरा हाल कर दिया। और इस वीडियो को खुद यूक्रेन के एक सैनिक ने बनाया, जिसमें वो खार्किव के एक इलाके में जंगल के बीच बने रूसी सेना के एक बंकर के पास पहुंचा। वहां रूस की सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी पूरी तरह तहस नहस दिखाई दी। जैसे जैसे यूक्रेन का सैनिक आगे बढ़ता गया, वहां रूसी सैनिकों की कई बिखरी चीजें दिखाई दी। वीडियो बना रहे यूक्रेन के सैनिक ने वहां पड़े रूस की सेना के खाने के एक पैकेट को लात मारकर दूर उछाल दिया। यही नहीं, वीडियो में वहां खाली पड़ा बंकर भी दिखाई दिया। 2 दिन पहले ही यूक्रेन ने खार्किव में रूस की सेना पर भीषण हमले का वीडियो भी जारी किया था, जिसके बाद उसने रूसी सैनिकों को खार्किव से खदेड़ देने का दावा किया था। यूक्रेन की फौज ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आसमान से बम गिरते दिखाई दिए। जेलेंस्की की सेना ने दावा किया कि उसने इस बमबारी में कई रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं, उसने कुछ रूसी जवानों को मार गिराने का भी दावा किया। जो वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, उसमें कुछ सैनिक छिपते नजर आए। दावा किया गया कि ये रूस के फौजी थे जो हमले से बचने की जगह ढूंढ रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी यूक्रेन की सेना ने आसमान से बमों की बारिश कर दी। वहीं जैसे ही बमबारी शुरू हुई, कई सैनिक इधर उधर भागते नजर आए, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ और ऐसा लगा मानो जमीन पर ज्वालामुखी फूटा हो। इतना ही नहीं, एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। वहीं भीषण बमबारी के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छाया नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया।
हालांकि ये बमबारी किस इलाके में की गई, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। वहीं यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का नया गेम प्लान सामने आया। खबर है कि इसी प्लान के तहत रूस ने आखिरकार अपने महाशक्तिशाली टर्मिनेटर टैंक को जंग के मैदान में उतार दिया।